हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं, अगर किसी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बस आप प्रयास करते रहिए, आप गिरिए, उठिए और फिर से प्रयास करिए और तब तक प्रयास करते रहिए जब तक आपको सफलता प्राप्त ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? आपके लिए मेरे पास जो लाइन है वो ये है कि लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। इसी एटीट्यूड के साथ में, इसी विचारधारा के साथ में आप अपना प्रयास जो है वो लगातार जारी रखिए और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपका लक्ष्य जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बस एटीट्यूड आपको कैसा रखना है कि भाई कितनी भी मुश्किल आ जाए, कुछ भी हो जाए, पढ़ाई जो है वो छोड़नी नहीं है। हमारा जो एम है उसको अचीव किए बिना हमको रुकना नहीं। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो क्या था कि हाउ मेनी मेडल्स हैव इंडिया वॉन इन द वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप इन 2023। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? तो याद रखिएगा, वहां पर भारत ने 11 मेडल जीते हैं। ठीक है, वहां पर भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो 11 मेडल जीते हैं। अब भारत ने जो 11 मेडल जीते उससे संबंधित चीजें अगर हम बात करें तो भारत ने आयरलैंड के लिमरिक में, अगर आपसे पूछे कि कहां पर हो रहा था ये चैंपियनशिप, तो याद रखिए कि आयरलैंड के लिमरिक में हाल ही में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 6 गोल्ड आए हैं, 1 रजत आया है और 4 कांस्य सहित टोटल 11 मेडल जो है उसको भारत ने हासिल किया है। और यहाँ पर भारत का जो स्थान था वो कितना था? तो यहाँ पर भारत का जो स्थान था वो दूसरा स्थान था। बात समझ में आ रही है? कितने देशों ने यहाँ पर भाग लिया था? तो भारत की पोजीशन तो समझ में आ गई आपको कि सेकेंड पोजीशन पे था। ठीक है, कितने मेडल आए? तो ये भी समझ में आ गया कि सर 11 मेडल आए हैं। और कितने कंट्रीज ने यहां पर हिस्सा लिया था? तो 58 कंट्री जो थी, 58 देश जो थे, उन्होंने यहां पर हिस्सा लिया था। और उसके 518, बात समझ में आ रही है, उसके 518 तीरंदाजों ने क्या किया था? हिस्सा लिया था। इस 518 में 277 पुरुष थे और 241 महिलाएं थे। बात समझ में आ रही है? तो याद ये रखना है आपको कि अभी हाल ही में जो भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था उसमें कितने मेडल जीता है? उसमें 11 मेडल जीता है। और 11 मेडल की अगर बात करें तो 6 मेडल गोल्ड के हो जाते हैं, 1 रजत हो जाता है और 4 मेडल जो है वो कांस्य का हो जाता है। राइट, चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि इन विच कंट्री द 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। 34वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड किस देश में आयोजित किया गया था? अगर आपको ये पता होगा तो ये आयोजित किया गया था यूएई में, ये आयोजित किया गया था संयुक्त अरब अमीरात में। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर कब से कब तक ये चीजें चली थी? तो 2 जुलाई से लेकर, कब से कब तक था ये? तो 2 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक ये चैंपियनशिप चली थी। ठीक है, और यहां पर इंडिया की अगर मैं बात करूं इसमें, तो इंडिया जो था वो टॉप पोजीशन में था। कितने गोल्ड के साथ में? वो टॉप पोजीशन में था 4 गोल्ड के साथ में। इंडिया के साथ साथ अगर हम देखें तो सिंगापुर भी इसी सेम पोजीशन पर ही था। कितने देशों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था? यहाँ पर टोटल कंट्री जो थी जिन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया था वो कितने थे? वो 76 देश थे। 76 देशों में भारत का स्थान जो है वो पहला था। 4 देशों के साथ में भारत जो है वो 4 मेडल के साथ में, गोल्ड के साथ में भारत जो है वो पहले स्थान पर था। ये कहां पर हुआ था? तो ये पता चल गया कि सर ये यूएई में हुआ था। अगर नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट कहां पर होगा? तो जो 35वां आईबीओ होगा वो होगा कजाकिस्तान में। ये कौन सा था? ये 34 था। राइट, और 35 कहां होगा? तो वो प्रपोज्ड है। कब से कब तक होगा ये? तो ये होगा 7 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक। ठीक है, और कहां होगा? ये होगा कजाकिस्तान में। बात समझ में आ रही है? तो ये कहां पर होगा? ये होगा कजाकिस्तान में। और ये कब का है? जैसे ये 2023 का था, ये 2024 का। नंबर कौन सा होगा? 34।
34 अभी हाल ही में आपने देखा यूएई में हुआ है, 2 जुलाई से 11 जुलाई तक ये हुआ है। इंडिया ने सबसे फर्स्ट पोजीशन हासिल की कितने गोल्ड के साथ में? 4 गोल्ड के साथ में। सिंगापुर की पोजीशन जो है वो इंडिया के लेवल में ही थी। टोटल 76 देशों ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। देखिए ये हसरंगा जी जो है वो आजकल काफी न्यूज में, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी मैंने आप पिछली अगर क्लासेस देखे होंगे तो वहां पर भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन इनसे संबंधित कराए। बात समझ में आ रही? आइए देखें फिर से इनको क्या चीजें मिली हैं, क्या किस लिए ये न्यूज में बने हुए हैं। हु हैज बीन गिवन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगर हम बात करें कि सर ये किस प्रकार का अवार्ड, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड उनको दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्लेयर, अब उसके सभी प्लेयर जो भी हैं उनके 1 महीने के परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और उस पर्टिकुलर मंथ में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो किसने किया। अब बोले कि सर ऐसे तो फिर ये पार्सलिटी हो जाएगी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी कंट्री के किसी भी प्लेयर को ये मेडल, ये पुरस्कार या ये अवार्ड देने के लिए वो लगातार उस पर एक तरीके से मैनिपुलेशन की कंडीशन हो जाएगी कि भाई इनको मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए। तो फिर ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ याद रखिए कि ये जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाता है उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ व्यक्तियों ने ही बोल दिया कि हाँ इस व्यक्ति को दे दिया जाए। आप क्या करते हैं, यहाँ पर पूरी एक कमेटी बनती है, उस कमेटी में कुछ ओल्ड प्लेयर होते हैं, उस कमेटी में पत्रकार बंधु जो हैं उनको शामिल किया जाता है, उस कमेटी में कुछ और भी लोग हैं जो शामिल किए जाते हैं। 90% का वोट जो है वो इस कमेटी मेंबर का होता है और 10% का वोट जो है वो किसका होता है? वो होता है फैंस का। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए 90:10 पर चीजें जो हैं वो काम करती हैं। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है उसको उस मंथ का प्लेयर, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दे दिया जाता है। अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो किस प्लेयर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो अवार्ड दिया गया है? तो श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा, अगर हम बात करेंगे तो श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा। और ये तो किस में मिल गया इनको? इनको मिल गया वो, इनको मिल गया मेन में, ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो ये पुरुष प्लेयर को भी दिया जाएगा और महिला प्लेयर को भी दिया जाएगा। मैन आईसीसी प्लेयर में अगर हम बात करें और वोमेन में अगर हम बात करें तो किसको किसको मिला है? तो आप याद रखिए कि मैन में मिला है वानिंदु हसरंगा, राइट, और वोमेन की अगर हम बात करें तो एस्ले गार्डनर। एस्ले गार्डनर। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि सर मैन में किसको मिला? हसरंगा को मिला है, और वोमेन में किसको मिला? गार्डनर को। आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो सिर्फ ये 2 नाम। तो आप हाल ही में किसको मिला हुआ है सिर्फ इनको याद रखिए। मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया कि भाई कैसे दिया जाता है। 90 जो है वो कमेटी का वोट होता है, 10 जो है वो फैन का वोट होता है। उनके टोटल वोटिंग के वेटेज के आधार पर जो टोटल रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे ये बोल दिया जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ था। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा वानिंदु हसरंगा श्रीलंका से और एस्ले गार्डनर की अगर आप बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया वुमेन क्रिकेट टीम से संबंध रखती है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी न्यूज में चल रहा है। विच कंट्री हैव स्टार्टेड बिजनेस ट्रांजैक्शन इन रूपी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द डॉलर? और डॉलर में यूएस डॉलर। बात समझ में आ रही है? किन देशों ने डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए रुपए में व्यापार लेन देन शुरू किया है? अगर आप देखेंगे तो अभी एक समिट हुई थी, अभी एक सम्मेलन हुआ जिसमें ये डील हुई कि भाई इंडिया और बांग्लादेश जो है वो क्या करेंगे, वो रुपए के फॉर्म में अपना ट्रांजैक्शन जो है वो करना चालू करेंगे। अब रुपए के फॉर्म में ट्रांजैक्शन अगर चालू होगा, अगर मैं बात करूं कौन कौन कर रहा है, तो इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कर रहे हैं, ये रुपए के फॉर्म में ट्रांजैक्शन जो है उसमें अपना ट्रेड जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रुपए के फॉर्म में ट्रांजैक्शन हो रहा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बोले कि सर क्या सिर्फ बांग्लादेश ही है जो रुपए के फॉर्म में ट्रांजैक्शन कर रहा है? नहीं, रुपए के फॉर्म में ट्रांजैक्शन करने वाले देशों में बांग्लादेश का नंबर जो है वो हाल ही में 19 हुआ है।
तो इसका मतलब क्या है कि सबसे लेटेस्ट कंट्री कौन है जो रुपए में ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो बांग्लादेश है और 90th पोजीशन पर है। तो इसका मतलब है कि 19 ऐसे देश हैं जो रुपए के फॉर्म में भारत के साथ में व्यापार में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश की करेंसी क्या हो जाती है, इसकी करेंसी जो है वो टका है ना। और कितना ट्रांजैक्शन करेंगे तो इसके लिए लिमिट भी है कि बोले कि जितना भी टोटल हम ट्रेड कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया के साथ में, उसमें से 2 अरब यूएस डॉलर के बराबर का जो ट्रांजैक्शन होगा वो किस में होगा, वो रुपी के फॉर्म में होगा, आईएनआर के फॉर्म में होगा। और जो रिमेनिंग होगा, जो बचा हुआ अमाउंट होगा या बचा हुआ ट्रांजैक्शन होगा, वो क्या हो जाएगा, यूएसडी में हो जाएगा या बाकी की हार्ड करेंसी में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 अरब यूएस डॉलर के बराबर, 2 अरब यूएस डॉलर के बराबर का जो कारोबार होगा वो किस में करने वाला है, बांग्लादेश रुपए के फॉर्म में करने वाला है। और उसके अलावा जो होगा वो किस में करेगा, वो रिमेनिंग यूएसडी में करेगा। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर देखिए तो अगर हम देखें तो बांग्लादेश में, इसमें एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब भी इस तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं तो वहां पर जरूरी हो जाता है क्या, जरूरी हो जाता है वोस्ट्रो खाता या वोस्ट्रो अकाउंट, राइट। तो यहां पर याद रखिएगा कि बांग्लादेश के 2 बैंक हैं जो इंडिया में वोस्ट्रो अकाउंट खोल रहे हैं। और वो बैंक कौन कौन से हैं, तो पहला बैंक है सोनाली बैंक, और दूसरा जो है वो है ईबीएल, राइट। तो बांग्लादेश के 2 बैंक हैं जो वोस्ट्रो अकाउंट खोलेंगे भारत में, और कहां पर खोलेंगे, तो वो खोलेंगे एसबीआई एंड आईसीआईसीआई। इसी तरीके से एसबीआई और आईसीआईसीआई जो है वो कहां पर खोलेंगे अपने वोस्ट्रो अकाउंट, वो खोलेंगे बांग्लादेश में। क्योंकि भाई ट्रांजैक्शन तो करना पड़ेगा ना। तो ट्रांजैक्शन को करने के लिए जो डोमेस्टिक बैंक हैं वो अपनी एक वोस्ट्रो अकाउंट कहां पर खोल रहे हैं, बांग्लादेश के बैंक में। और बांग्लादेश के जो बैंक है वो अपना वोस्ट्रो अकाउंट कहां खोल रहे हैं, इंडिया में एसबीआई और आईसीआईसी के साथ में। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस वोस्ट्रो अकाउंट के माध्यम से ये जो ट्रांजेक्शन है जो रुपए के फॉर्म में हो रहा है, टका के फॉर्म में हो रहा है, तो वो चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। अदरवाइज फिर ट्रांजैक्शन होगा कैसे। बात समझ में आ रही है ना। रुपए जो है वो कंट्री के अंदर बांग्लादेश में जाकर थोड़ी चलेगा। बात समझ में आ रही ना। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो चीजें आपको इस प्रकार से समझ में आएंगी कि भाई अभी हाल ही में बांग्लादेश ने इंडिया के साथ में ये ट्रेड एग्रीमेंट किया और उसने ये बोला कि हम रुपए के फॉर्म में आपसे ट्रांजैक्शन करेंगे ट्रेड में। और कितना करेंगे, तो हम 2 अरब यूएस डॉलर के बराबर का ट्रांजैक्शन रुपए में करेंगे। उससे ज्यादा जो होगा वो फिर हम किस में करेंगे, हम यूएसडी में करेंगे। बात समझ में आ रही है। बोले सर ऐसा करने की जरूरत क्या है। इस प्रकार की चीजें करने से अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेड में यूएस डॉलर के ऊपर जो निर्भरता थी, जो डिपेंडेंसी थी, वो निर्भरता क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो लगभग सभी देश जो हैं, मैक्सिमम कंट्री की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम कंट्री अब क्या प्रेफर कर रही हैं, वो प्रेफर कर रही हैं कि भाई हमारे ऊपर जो यूएस डॉलर की यूएस डॉलर की हमारी जो डिपेंडेंसी है, जो हमारी निर्भरता है, उस निर्भरता को हम क्या कर सकें, कम कर सकें। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, देश में या विश्व में उभरती हुई जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, जो भारत है, जो सबसे तेजी से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर डेवलप हो रही है, हम उस देश की मुद्रा के साथ में हम ट्रेड जो है उसको बढ़ावा देंगे। बात समझ में आ रही है। तो ट्रेड के लिए यूएस डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए इस प्रकार की चीजें जो हैं वो देखने को मिल रही। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर बोल रहा है बाई होम द LRMR हैंगर एंड द डिस्पर्सल एट नेवल एयर स्टेशन INS उत्क्रोश एट पोर्ट ब्लेयर वाज इनॉग्रेटेड। किसके द्वारा पोर्ट ब्लेयर में नौसेना वायुसेना INS उत्क्रोश में LMLR हैंगर एंड डिस्पर्सल का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर आप जानते होंगे कि अभी देश में जो CDS हैं वो कौन है, तो आपको पता चलेगा कि उनका नाम है अनिल चौहान। बात समझ में आ रही है। तो वर्तमान में देश में, भारत में जो CDS के पद पर वर्तमान CDS हैं वो कौन है, वो है अनिल चौहान। और अनिल चौहान जी ने ही क्या किया है, अंडमान एंड निकोबार में
अनिल चौहान ने क्या किया है, इनोग्रेशन किया है। कहां पर किया है, अंडमान एंड निकोबार, INS उत्कर्ष पर किसका इनोग्रेशन किया है, LMLR हैंगर एंड डिस्पर्सल। बात समझ में आ रही है। इसके कारण से होगा क्या, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसके इनोग्रेशन के कारण INS उत्कर्ष जो है उसकी क्षमता में थोड़ा और बढ़ोतरी की गई है। और बढ़ोतरी इस प्रकार से है कि जो छोटे विमान हैं, जो हल्के हेलीकॉप्टर हैं, और समझ लीजिए P-81 कैटेगरी के जो भी लेवल के विमान हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर उतर सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया है, यहाँ पर इसका इनोग्रेशन किया है अनिल चौहान साहब ने। और लगभग ये कितने एरिया पर फैला हुआ है, ये फैला हुआ है 6000 मीटर स्क्वायर एरिया को ये कवर करता है। और 6000 मीटर स्क्वायर एरिया पर ये जो है वो फैला हुआ है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे तो बोले सर इससे फायदा क्या होगा, तो जब आप इसको देखते हैं कहाँ पर ये हो रहा है, INS उत्कर्ष में, अंडमान एंड निकोबार में। तो जब अंडमान एंड निकोबार में देखते हैं तो अनिल चौहान साहब का एक स्टेटमेंट याद आता है। बोलते हैं कि अभी नौसेना, वायुसेना प्लस थल सेना, है ना, उन्होंने तीनों ही सेना के बारे में बोला। और इन्होंने ये बोला कि ये इतने बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, और उन्हीं के एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो समन्वय का, उन्हीं के एक तरीके से जो बैलेंस चीजें चल रही हैं, उनका ही आउटपुट है कि हम यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं, इसको और ज्यादा मजबूती प्रदान कर पा रहे हैं। और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में इस प्रकार से INS उत्कर्ष में जो LMLR हैंगर और डिस्पर्सल का इनोग्रेशन हुआ है, उसके कारण से आप देखेंगे तो भारत का जो हिंद महासागर वाले एरिया में वर्चस्व होगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हिंद महासागर में, भारत का हिंद महासागर में वर्चस्व जो है वो बढ़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता जो है वो बढ़ा रहा है। भारत लगातार अपने सैन्य उपकरणों से संबंधित जो भी चीज़ें उनको लगातार अपग्रेड कर रहा है। और सिर्फ देखिए, लड़ाई जो है वो सिर्फ लड़कर ही नहीं जीती जाती है। अगर सामने वाले को ये पता चल जाए कि भाई सामने वाला जो है वो मजबूत स्थिति में है, तो खुद ब खुद जो है वो लड़ाई लड़े बिना ही आपको आपका रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। भारत की स्थिति कुछ इसी प्रकार से, बात समझ में आ रही है। तो भारत की स्थिति जो है वो कुछ ऐसी ही है, और भारत लगातार अपने सैन्य क्षमता को लगातार क्या कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है, ताकि जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल तो किया जा सके, और ना पड़े तो दिखाकर ही काम जो है वो चलाया जा सके। बात समझ में आ रही है। देखिए, हम ये मान रहे थे कि भाई यूक्रेन जो है वो रसिया के साथ में लड़ेगा तो यूक्रेन तो मार देगा, तब तक ये चीजें दिख रही थी जब तक लड़ाई नहीं हो रही थी। बात समझ में आ रही ना। रसिया के पास में अच्छे खासे वेपन्स थे, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद ये जो वॉर थी वो इतने लंबे समय तक चल पाई। तो अगर लड़ाई लड़े बिना काम हुआ जा रहा है तो फिर समस्या नहीं है ना। लड़ाई लड़ेंगे तो वहां पर फिर जरूरी नहीं कि जो हार रहा है सिर्फ उसी को नुकसान हो। आपको अगर देखेंगे, जितने भी वॉर देखिए, जहां पर भी लड़ाई हुई है, दोनों ही देशों या उसमें सम्मिलित जितने भी देश हैं, सबको भारी नुकसान जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो भारत लगातार अपने सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी कर रहा है, और ये जो LRMR हैंगर है एंड डिस्पर्सल है, उसको INS उत्कर्ष में, अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर में इसने क्या किया है, अभी माननीय अनिल चौहान साहब ने क्या किया, इसका इनोग्रेशन किया। दूसरा, यहाँ पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि ये तो करंट CDS है ना। करंट CDS की अगर हम बात करें तो माननीय श्री अनिल चौहान जी हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया जो है वो कौन है, तो आप क्या बोलेंगे। तो ये मैंने पहले भी आपसे पूछा है। तो फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया जो है उसका, उनका नाम है विपिन रावत। ठीक है। और विपिन रावत जी जो हैं, उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा कि देश के जो पहले CDS के तौर पर जिनका नाम जाना जाता है उनका नाम है विपिन रावत, और वर्तमान CDS की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम है श्री अनिल चौहान जी। बात समझ में आ रही है। चलिए,
आइए देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि विच इज द फर्स्ट पीएसयू इन इंडिया टू गेट एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट। एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट जो है वो आखिर होता क्या है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि किसको ये सर्टिफिकेट मिला है। ये सर्टिफिकेट मिला है ओएनजीसी को, और इस सर्टिफिकेट को बोलते क्या है, तो इस सर्टिफिकेट को बोलते हैं ISO 37001 एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट, राइट। तो याद रखिए कि INS 37001 एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट जो है वो हाल ही में किसको मिला है, वो मिला है ONGC को। अब ONGC की अगर मैं बात करूं तो ONGC का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है, वो होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो इसके फुल फॉर्म को अगर आप देखेंगे तो ONGC को बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो हाल ही में ONGC जो है उसको क्या मिला है, ONGC को एक सर्टिफिकेट मिला है जो ISO 37001 एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट कहलाता है। अब ये सिस्टम करता क्या है, अब ये सर्टिफिकेट जो है, या अगर मैं बात करूं एंटी ब्राइबरी, या अगर मैं डायरेक्ट इसको शॉर्ट में लिख देता हूं IBMS, तो IBMS करेगा क्या। तो IBMS की अगर मैं बात करूं तो ये काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो घूस है, जो रिश्वत है, उस रिश्वतखोरी का पता लगाना, ये इसका काम होता है। इस सिस्टम का काम होता है कि भाई जो सिस्टम काम कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम पहले इन चीज़ों का पता लगाएं कि कहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती, कहाँ पर रिश्वतखोरी जैसी चीज़ें जो हैं वो दिख रही है। और दूसरा इनका काम होता है उसमें रोकथाम करना। तो रिश्वतखोरी से संबंधित कार्यों का रोकथाम। तो याद रखना है आपको कि भाई ये जो एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो करता क्या है, तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से काम करने के लिए, जो अनिवार्य चीज़ है कि भाई उसमें करप्शन ना हो, उसमें रिश्वतखोरी या ब्राइबरी जैसी चीज़ें ना हो, तो उन चीज़ों का ये पता लगाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये उन चीज़ों का पता लगाकर उनको वहाँ से ख़त्म करने का प्रयास करता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेहतर तरीके से काम कर सके। और हाल ही में किस PSU या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ये चीज़ें मिली हैं, ये सर्टिफिकेट मिला है, तो उसका नाम है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके इस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 14 अगस्त 1959 में। ONGC की अगर मैं बात करूं तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 14 अगस्त 1959 में। और इसका हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये है दिल्ली में, राइट। तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको समझ में आ गया होगा कि एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट होता क्या है, किसको मिला है, तो वो मिला है ONGC को। ISO 37001 के नाम से ये जाना जाता है। और इसका काम क्या है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करें तो रिश्वतखोरी का पता लगाना और उन रिश्वतखोरी से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं उनको वहाँ से ख़त्म करना, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि जो संगठन है वो बेहतर तरीके से काम कर सके। बात समझ में आ रही है। ONGC के बारे में बेसिक चीज़ें जो हैं वो यही हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिश्वत का मुकाबला करने के लिए ONGC की प्रतिबद्धता पहले 2005 में प्रदर्शित हुई थी। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि विच एंटिटी विल इंट्रोड्यूस द UPI QR कोड फॉर डिजिटल करेंसी CBDC ट्रांजेक्शन। अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि डिजिटल मुद्रा CBDC लेन देन के लिए UPI QR कोड किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। CBDC का पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं, CBDC को
इसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये किससे संबंधित है, और पूछ रहा है कि भाई ये जो सीबीडीसी है वो लेन देन के लिए यूपीआई क्यूआर कोड किस संस्था के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो रुपए के फॉर्म में चीजें आपको दिख रही हैं ये डिजिटल फॉर्म में आया, और इसको क्या बोला, ई रूपी। इसको क्या नाम दिया, इसको नाम दिया गया, थोड़ा सा और बेहतर इसको देख लेते हैं, इसको नाम दिया गया ई रूपी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक रूपी, ठीक है। और ये किसने जारी किया है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक रूपी जो है वो जारी किया है आरबीआई ने, ठीक है। तो रिलीज्ड बाय आरबीआई, ओके। अब मैं ई रूपी के बारे में अगर बात करूं तो ये ई रूपी जो है वो कैसा होता है, तो ई रूपी जो है उसके बारे में अगर मैं बोलूं तो ये फिजिकल करेंसी के जैसे ही, फिजिकल मुद्रा के समान ही, के समान लीगल टेंडर, बात समझ में आ रही है, फिजिकल मुद्रा के समान ही ये लीगल टेंडर है। अब ये सर लीगल टेंडर क्या होता है, तो लीगल टेंडर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि आपको अगर याद होगा जब भी नोटबंदी हो रही थी तो उस टाइम ड्यूरेशन पे हमारे देश के जो माननीय पीएम साहब हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने ये बोला था कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट जो हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं है, और इतना सुनते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। बोले कि जहां जहां पर हो उसको निकालिए और उसको दीजिए। बोले सर उसका मतलब क्या था, लीगल टेंडर ना होने का मतलब कि आरबीआई जो नोटों की गारंटी ले रही थी, आरबीआई के ऊपर जो वो लाइबिलिटी का काम कर रहे थे वो वहां से खत्म हो जाएगा। अब अगर आरबीआई उसकी गारंटी लेना बंद कर देगी तो वो चले नहीं चले वो तो फिर समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर क्या बोला कि ये जो डिजिटल करेंसी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो रिलीज की गई है आरबीआई के द्वारा, जिसको आप ई रूपी के नाम से जानते हैं, ये ई रूपी फिजिकल करेंसी के जैसे ही क्या होती है, ये लीगल टेंडर होती है। बात समझ में आ रही है, ये किसके जैसे, फिजिकल करेंसी के जैसे ही ये लीगल टेंडर होती है। दूसरा अगर हम बात करें तो इसका यूज जो है वो कहां पर किया जाएगा, तो इसके यूज की अगर मैं बात करूं तो इसका यूज जो है वो दो तरीके से हो सकता है, दो प्रकार से हो सकता है। ये यूज हो सकता है P2P में, और P2P को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं पर्सन टू पर्सन के बीच में ये चीजें हो सकती हैं, पर्सन टू पर्सन। और दूसरा ये हो सकता है P2M में, P2M का मतलब होता है पर्सन टू मर्चेंट, राइट। तो यहाँ पर बात समझ में आपको आ रही होगी कि किस तरीके से काम कर सकता है। बोला कि सर ये पर्सन टू पर्सन भी काम कर सकता है और ये पर्सन टू मर्चेंट भी काम कर सकता है। तो इसका यूज जो है वो दो प्रकार से देखने को मिलेगा, एक P2P देखने को मिलेगा और दूसरा P2M। तो जो फिजिकल करेंसी है उस फिजिकल करेंसी के जैसे ही यहाँ पर ई करेंसी जो है, डिजिटल करेंसी जो है वो काम करेगी। बोले सर इससे फायदा क्या होगा, तो यहाँ पर जब आप देखते हैं और इसके फायदे की बात करते हैं, अगर आप इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर जो अगर हम बात करें डिजिटल या डिजिटलाइजेशन के दौर में जब हम बात करते हैं तो ये डिजिटलाइजेशन को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, डिजिटलाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको फुलफिल करने के लिए, और डिजिटल एम्पावरमेंट जो है कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए अगर आप देखेंगे तो इसको लॉन्च किया गया। दूसरा अगर एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जो फिजिकल फॉर्म ऑफ करेंसी है, जो फिजिकल फॉर्म ऑफ करेंसी है, उस फिजिकल फॉर्म ऑफ करेंसी में जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट का, जो भी खर्च हो रहा है सरकार का, उस खर्च में इसके कारण से क्या हो सकता है, कमी देखने को मिल सकती है। तो जो नोट छापने के लिए लगातार सरकार जो है वो रिजर्व रखती है, जो नोट को प्रिंट करने उसके रख रखाव के लिए सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है। तो जब ई रूपी का ट्रांजेक्शन जो है वो बढ़ेगा तो फिजिकल फॉर्म ऑफ करेंसी की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, अपने आप डाउन होने लगेगी। जब वो डाउन होने लगेगी तो यहाँ पर उसको मेंटेन करने में जो खर्च लग रहा है सरकार का, आरबीआई का, उसमें क्या देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगी। तो याद क्या रखना है कि भाई ये जो डिजिटल करेंसी है, डिजिटल मुद्रा है, जिसको सीबीडीसी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो ई रूपी के नाम से जानी जा रही है, जिसको आरबीआई ने अभी अभी लॉन्च किया है,
वो क्या हो रहा है उसके कारण इस तरीके के फायदे जो हैं वो देखे जा सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखिए कि आरबीआई का ये ई रूपी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बोल रहा है कि ल्यूथियाना में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। लुधियाना की अगर हम बात करें तो भारत के अगले राजदूत जो हैं इनका नाम है देवेश उत्तम, राइट। अगर आप इनको जानते हो, जानते नहीं होंगे हालांकि, ठीक है, तो इनको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। इनका नाम है देवेश उत्तम, ठीक है। देवेश उत्तम जी जो हैं वो विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजनयिक देवेश उत्तम को ल्यूथियाना में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। 2003 के भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के ये अधिकारी हैं और देवेश उत्तम वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। तो ल्यूथियाना में किसको अभी एम्बेसडर बनाया गया है? वो बनाया गया है देवेश उत्तम को। अब अगर मैं बात करूं सर ये ल्यूथियाना जो है वो है कहाँ, तो ल्यूथियाना की अगर मैं बात करूं तो ल्यूथियाना जो है वो यूरोपीय देश है, ठीक है। ल्यूथियाना जो है वो यूरोपियन देश है और ल्यूथियाना का जो सबसे बड़ा शहर है वही इसकी राजधानी है और उसका नाम है विनियस, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लुधियाना जो है वो एक, अगर आप देखिए तो पूछ रहा है कि भाई ल्यूथियानिया जो है वो उसके अभी एम्बेसडर नए कौन बने हैं, वो देवेश उत्तम है। और लुधियानिया जो है वो यूरोपियन देश है, अनिया जो है वो यूरोपियन देश है। और इसकी जो राजधानी है, इसका जो कैपिटल है और इसका सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? वो विनियस है। और आपको अभी पता चला है कि देवेश उत्तम जी जो हैं वो ल्यूथियानिया में ही क्या किए गए हैं? एम्बेसडर के पद पर इनको इस अभी पदस्थ जो है वो किया गया। अगर मैं भारत में बात करूं तो भारत में ल्यूथियानिया की जो एम्बेसडर है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है डायना मिकेविसिन। उनका नाम है डायना मिके विसीन, ठीक है। आपको पता है ना कि हर कंट्री में मैक्सिमम कंट्री के जो एम्बेसीज हैं वो काम करती हैं और वहां पर उनका एक अधिकारी जो है वो बैठता है। तो लुधियाना का भारत में जो एम्बेसडर है वो वर्तमान में कौन है? उनका नाम है डायना मिके विशीन। ओके, तो ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च द मोबाइल दोस्त ऐप। हाल ही में किस देश ने मोबाइल दोस्त ऐप जो है वो लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। अब जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मोबाइल दोस्त ऐप की अगर मैं बात करूं तो मोबाइल दोस्त ऐप JNK के द्वारा इनोग्रेट की लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। और किया क्यों गया है? तो इस ऐप के माध्यम से जो सरकार की सर्विसेज हैं जो नागरिकों को प्राप्त होती हैं, तो सरकार की सेवाओं को मोबाइल के माध्यम से घर पर ही बैठकर आप अपना आधा काम जो है वो करवा सकते हैं, है ना। मोबाइल के माध्यम से प्रदान करना कि आप घर पर ही बैठकर क्या कर सकते हैं? अपने मोबाइल के माध्यम से सरकार की जो भी सेवाएं हैं उन सेवाओं का लाभ आप ले सकते हैं। किया किसने है? तो जम्मू एंड कश्मीर के जो मुख्य सचिव हैं डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अरुण कुमार मेहता। ठीक है, अरुण कुमार मेहता ने इसकी शुरुआत की। देखिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आप यही मैं कोशिश करता हूँ कि जितना चीज़ें जिस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हो वो आपको पता है ना, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सर ने जो बता दिया बस उतना ही काफ़ी है, आप चीज़ों को थोड़ा सा और भी देखते रहें, है ना। मोस्टली मैं 80% चीज़ें जो इस क्वेश्चन में ज़रूरी होती है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ और भी चीज़ें हों तो आप उनको भी एक बार देखें, है ना। ऐसा नहीं कि बस
बात समझ में आ रही है ना, थोड़ा खुद भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम निकालने हैं तो आपको डिपेंडेंसी पूरे तरीके से 100% डिपेंडेंसी मत बनाइए ना, आपको ये सिर्फ क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा, लेकिन आपको खुद की भी मेहनत जो है वो लगानी पड़ेगी। अगर आप खुद मेहनत करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं 70-80% चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, उस 20% के लिए मेहनत जो है वो आप करते रहिए, वो नहीं करेंगे तो फिर समस्या आएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मोबाइल डेटा ऐप की, अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल डेटा ऐप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को जो सरकारी सेवाएं हैं उनको मोबाइल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सके, उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने मोबाइल डेटा ऐप की शुरुआत की है। शुरुआत किसने की है? तो मैंने बोला कि भाई जो जम्मू एंड कश्मीर के मुख्य सचिव के पद पर हैं अरुण कुमार मेहता साहब, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, और डिजिटल एम्पावरमेंट की दिशा में अगर हम देखें सारी चीज़ों को डिजिटल किया जा रहा है, तो उसी डिजिटल एम्पावरमेंट की दिशा में ही ये एक महत्वपूर्ण कदम है ना। तो यहाँ बोल सकते हैं कि डिजिटल एम्पावरमेंट की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। ठीक है, देखिए 370 हटने के बाद में जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर सुधार जो है वो हो रहा है। बात समझ में आ रही है? सर्विसेज जो है सरकार के द्वारा, सर्विसेज की बात करें तो उसमें भी सुधार हो रहा है, उनके अधिकार जो है वो उनको मिल पा रहा है, जिनको उसी तरीके से जीवन जीना था, जो पहले जैसे चीज़ें चल रही थी उसके आधार पर ही चलना था, उनके लिए तो समस्या है। लेकिन जो एक आम आदमी के जैसे बाकी राज्यों और भारत के जो बाकी जगहों पर रहने वाले लोग हैं उनके समान जीवन जीना चाहते थे, उनके लिए ये 370 या विशेष राज्य का दर्जा जो हटा है वो थोड़ा बेहतर कदम के रूप में, और सरकार जो है वो उस तरफ काम भी कर रही है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये क्लियर हो गया कि भाई जो मोबाइल दोस्त ऐप है वो किसने लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने। क्यों किया है, किस लिए किया है, वो मैंने आपको अभी बता दिया। बात समझ में आ रही है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड अप्रूव द परचेस ऑफ हाउ मेनी राफेल फाइटर जेट्स फॉर द इंडियन नेवी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमान को खरीदने की मंजूरी जो है वो प्रदान की है? राफेल पहले भी हमने फ्रांस से लिया था, और अभी हाल ही में फ्रांस में मोदी जी की अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिली। मोदी जी का दौरा हुआ था और वहाँ पर उस दौरे के तुरंत बाद ही एक डील हुई, एक बैठक हुई, और उसमें क्या बोला गया कि भाई जो राफेल लड़ाकू विमान है उनमें से नौसेना, भारतीय नौसेना के लिए हम उन चीज़ों को खरीदेंगे, और वो संख्या उनकी कितनी है? तो वो है 26। तो 26 लड़ाकू विमान नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे, और फ्रांस से भारत ये खरीदेगा, और इससे वायुसेना की हवाई क्षमताओं में मजबूती जो है वो मिलेगी। तो याद रखना है कि रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान के 26 नौसैनिक प्रारूपों की, पहले अगर आप याद रखिए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना थोड़ा सा ये वर्जन जो है वो अलग है। पहले आप देखिए तो एयर फोर्स के लिए था, अभी आप देखिए तो यहाँ पर नेवी से संबंधित विमान जो है वो खरीदे जा रहे हैं। बस समझ में आ रही है? प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद, जिसको डीएसी के नाम से जाना जाता है ना, जिसको आप डीएसी के नाम से जानते हैं, उसने इसकी मंजूरी दी है, और 22 राफेल एमएस और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर संस्करण को मिलाकर टोटल 26 राफेल लड़ाकू विमान जो हैं उनको यहाँ पर खरीदा जाएगा। तो नेवी की अगर आप देखेंगे, नेवल फोर्सेस को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर उसकी क्षमता में नौसैनिक प्रारूपों वाले राफेल के आने से और ज़्यादा वृद्धि जो है वो देखने को जरूर मिलेगी। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम देखें तो यहाँ पर बोल रहा है कि विच इंडियन हैज़ वॉन द सिल्वर मेडल इन द पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो अगर आपको अभी पता होगा, अगर आपने न्यूज़ देखा होगा, तो पैरा ओलंपिक में जो निषाद कुमार है, तो निषाद कुमार ने हाल ही में क्या किया है, एक रजत पदक जीता है। और ये पैरा ओलंपिक, पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 जो है वो कहाँ हो रही थी? तो वो पेरिस में हो रही थी। पहला तो आप इसमें ये याद रखिए कि ये हुई कहाँ है, तो ये पेरिस में हुई है। इसमें अगर हम बात करें तो भारत ने क्या जीता है? तो भारत के निषाद कुमार ने क्या जीता? सिल्वर जीता। ठीक है, और गोल्ड किसको मिला? तो यूएसए ने क्या किया? गोल्ड पर
अपना कब्जा जमाया है। बात समझ में आ रही है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो ये हाई जंप से संबंधित है। और निषाद कुमार को अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है, ये मैं इधर लिख देता हूँ, ये हाई जंप से संबंधित है। और कितना इन्होंने जंप लगाया था, उनकी रेंज क्या थी, तो 2.09 मीटर की उछाल उन्होंने मारी थी, छलांग उन्होंने मारी थी। और इसके साथ ही वो सिल्वर मेडल जो है उसको जीत कर और भारत का नाम यहाँ पर उन्होंने रोशन किया था। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे और जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, वो ये है कि विथ होम हैज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टाइड अप फॉर सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है। 4 ऑप्शन आपके पास में, इसको थोड़ा ढूंढिए, इसको थोड़ा पढ़िए, थोड़ा मेहनत करिए, और ये वही 20% भी है। बात समझ में आ रही है। क्या आंसर है मैं अगली क्लास में आपको बता ही दूंगा, लेकिन आप भी कोशिश करें कि आप इसको ढूंढें, आप पढ़ें और मैसेज करें, बताएं उन चीज़ों को, थोड़ा सा मेहनत जरूरी है। बात समझ में आ रही है। चलिए फिर आज के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।